हेलो एवरीवन। बायोकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सेल बायोलॉजी की सीरीज जो है वो चल रही है, उसका ये लेक्चर 4 रहने वाला है, जिसमें हम फोस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस और सेल के अंदर उसका मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उनको गो थ्रू कर सकते हैं। राइट, साथ ही साथ और भी ऐसी बहुत सारी सीरीज जो है वो रन हो रही हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप अकॉर्डिंगली उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो एंजाइम्स का एक इंपॉर्टेंट रोल सामने आता है। अब जैसे कि यहाँ पे फैटी एसिड्स के बारे में बताया है कि फैटी एसिड्स जो होते हैं दे आर असेंबल्ड फ्रॉम 2 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक्स बाय सेवरल इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। कहने का मतलब क्या है कि जो फैटी एसिड्स हैं, है ना, वो कैसे असेंबल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 कार्बन का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे वो असेंबल होता है। देखो समझते हैं क्या बोल रहा है। फैटी एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 2 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक एसीटेट। ठीक है, तो मेनली ये जो फैटी एसिड्स है ना, ठीक है, ये कैसे सिंथेसाइज हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, एसीटेट है। 2 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं इसको क्योंकि 2 कार्बन आपके पास पड़े हुए हैं इसमें। ठीक है, अब क्या हो रहा है सेल्स में, बोथ एसीटेट एंड जो इंटरमीडिएट्स है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के, कि जब फैटी एसिड सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि एक मल्टी स्टेप फॉर्मेशन होती है फैटी एसिड्स की, तो उसमें कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो ये एसीटेट और वो जो इंटरमीडिएट्स हैं ये आपस में एस्टेरिफाइड हो जाते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं टू अ लार्ज वाटर मॉलिक्यूल। एक बड़ा सा लार्ज वाटर मॉलिक्यूल, उसके साथ ये लिंक हो जाते हैं और फिर क्या कहते हैं उसको, कोएंजाइम ए। ठीक है, अब ये कोएंजाइम ए प्लस आपके जो फैटी एसिड के इंटरमीडिएट्स थे वो और एसीटेट आपस में जुड़ गया, अब बना एसिटल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटल कोएंजाइम ए बनना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ, चाहे आपको ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना है, फैटी एसिड का करना है, और भी बहुत सारे अमाइनो एसिड का अगर आपको मेटाबॉलिज्म करना है, तो एसिटल कोएंजाइम ए जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। और क्या कहा, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स एसिटाइल ग्रुप, है ना, क्योंकि इसके पास एसिटाइल ग्रुप है तो बहुत सारे बायोसिंथेटिक पाथवेज में ये अपना एसिटाइल ग्रुप जो है उसको कंट्रीब्यूट करता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है 2 कार्बन के बीच में। ठीक है, कंटेनिंग 14 और 16 कार्बन एटम्स आर मेड फ्रॉम एसिटल कोएंजाइम ए बाय 2 एंजाइम। ठीक है, अब ये जो आपके पास जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है और जिनमें जो कार्बन चेन है वो लगभग 14 से 16 कार्बन की बनी हुई है, ये किससे बनते हैं, एसिटल कोएंजाइम ए से। कौन से एसिटल कोएंजाइम ए से, ये 2 एंजाइम्स हैं जो इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। एक है आपके पास एसिटल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज और दूसरा है फैटी एसिड सिंथेस। ठीक है, तो ये 2 एंजाइम जो हैं ये आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनकी कार्बन चेन लगभग 16 से 14 या 16 कार्बन जितनी लंबी हो उनको सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे आपको नीचे स्ट्रक्चर दिखाया है कि कैसा ये दिखता है। ये है आपका एसिटाइल ग्रुप, है ना, और ये है आपका कोएंजाइम ए। इस तरह से ये आपस में एक जुड़ जाते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, एस्टेरिफिकेशन हो जाती है इनकी। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, बाइंडिंग ऑफ अ फैटी एसिड टू द हाइड्रोफोबिक पॉकेट ऑफ अ फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। अभी देखो आगे हम बाइंडिंग प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। तो ये बताया है कि ये बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ, देखो कोई भी चीज है ना उसको ट्रांसफर करने के लिए, मान लो आपकी एक फैक्ट्री है ना, अब फैक्ट्री है आपकी, आप यहाँ पे प्रोडक्शन करी जा रहे हो। ठीक है, जब तक आपका सामान कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपकी फैक्ट्री लगाने का कोई फायदा नहीं है। सामान कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट
मीन्स यूज करोगे ना, कोई ट्रक यूज करोगे या फिर वाटरवेज यूज करोगे, रोडवेज, रेलवेज, कुछ तो यूज करोगे। अब ये ट्रांसपोर्टेशन करने वाला जो चीज है, सेम ऐसे ही जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी बॉडी में, वो ये बाइंडिंग प्रोटीन्स करवाती हैं। आपकी एक जगह पे फैटी एसिड फॉर्मेशन हो रही है, अब जहां पे आपकी सेल मेम्ब्रेन है वहां पे आपको फैटी एसिड की जरूरत है, तो बाइंडिंग प्रोटीन्स यहां से, जहां पे फैटी एसिड बन रहा है, यहां से उठाएंगी और इनको जहां पे मेम्ब्रेन में इनकी जरूरत है वहां पे इनको भेज देंगी, है ना। कैसे इनकॉर्पोरेशन होगी वो भी पढ़ेंगे। अभी ये बता रहा है कि ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये इसको यहां से उठाएगी कैसे, कैसे ये इसके साथ अटैच होगी, राइट। देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोसाइट FABP, क्या है ये FABP, फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन है, उसका यहाँ पे आपको एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाया है दैट रिवील्स दैट द हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग पॉकेट इज जनरेटेड फ्रॉम 2 बीटा शीट। अब देखो एक तो ये वाली बीटा शीट की वो बात कर रहा है और एक ये वाली, है ना, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक वाली, ऐसी देखो 2 बीटा शीट जो है वो एक दूसरे के साथ कितने 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही हैं। और जब ये 90 डिग्री के एंगल पे मिलती है ना, तो यहां पे एक हाइड्रोफोबिक कोर क्रिएट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट क्रिएट होती है, ठीक है, फॉर्मिंग अ काम शेल लाइक स्ट्रक्चर। तो अब ये कैसा दिख रहा है, एक शेल की तरह, शेल लाइक स्ट्रक्चर ये क्रिएट कर लेता है। अब ये जो येलो कलर से आपको दिखाया है ये है फैटी एसिड, तो कुछ इस तरह से अटैचमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये फैटी एसिड आए, प्लस इसके साथ ही जो रेड कलर में दिखाया है ये क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑक्सीजन अटैच होती है, प्लस आपके फैटी एसिड की ये जो चेन है ये अटैच हो गई, है ना। और ये अटैचमेंट होती कैसी है, नॉन कोवलेंट, क्योंकि वहां पे कौन से अमाइनो एसिड है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रहते हैं विद इन दिस पॉकेट, ठीक है। ये जो पॉकेट क्रिएट हो रही है, ये जो पॉकेट क्रिएट हुई है, इसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं, ठीक है। ये जो बीटा शीट है ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स की ही बनी हुई है। अब हाइड्रोफोबिक किस चीज के साथ अगर जुड़ना है तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ही करनी पड़ेगी ना, इसीलिए यहां पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि ये रिबन लाइक, रिबन डायग्राम है बेसिकली। ये जो आपका बीटा शीट है ना ये रिबन लाइक दिखते हैं, इसीलिए इसको एक रिबन डायग्राम की तरह दिखाया गया है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि ये जो बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं ना उसका स्ट्रक्चर होता है ये रिबन लाइक, और फैटी एसिड जो होते हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसकी पॉकेट में जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट होती है इसकी, वहां पे जाकर के ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से जुड़ जाते हैं और फिर एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट ये बात कर रहा है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस इन द ईआर मेम्ब्रेन, कि देखो ट्रांसफर की बात तो बाद में आई, पहले ये कि ये फॉस्फोलिपिड की जो सिंथेसिस है वो ईआर में हुई कैसे, तो ये समझो। ये कहता है बिकॉज फॉस्फोलिपिड्स आर एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स, ये तो आप सभी को पता है कि फॉस्फोलिपिड्स कैसे एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स है, लॉन्ग लॉन्ग कार्बन चेन है इनके पास। सो द लास्ट स्टेप्स ऑफ देयर मल्टी स्टेप सिंथेसिस, अब इनकी जो सिंथेसिस होती है वो भी मल्टी स्टेप होती है, तो उनके जो लास्ट स्टेप्स होते हैं ना वो कहाँ पे अकर होते हैं, दे टेक प्लेस एट द इंटरफेस बिटवीन अ मेम्ब्रेन एंड द साइटोसोल, ठीक है। तो एक इंटरफेस, एक ऐसा लास्ट जो स्टेप्स होते हैं ना वो मेम्ब्रेन और साइटोसोल के बीच में होते हैं कहीं पे, और इनको कैटालाइज कौन करता है, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंजाइम्स, वो एंजाइम जो इसी ईआर की जो मेम्ब्रेन है उसमें पड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में समझाया गया है। क्या हुआ, साइटोसोलिक एंजाइम आए, फैटी एसिड आपके पास पड़ा हुआ था, एसिटल को एंजाइम ए इसके साथ जुड़ गया आकर के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये फैटी एसाइल को ए बन गया है एक तो एसिटाइल को एंजाइम ए यहां से आया, प्लस एक जुड़ने के बाद एक और को एंजाइम ए आकर के यहां पे जुड़ता है, फैटी एसाइल को एंजाइम बनाता है, ठीक है। अब जब इसके साथ 2 कोएंजाइम ए जुड़ चुके हैं, अब आया इसके साथ कौन जुड़ा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ग्लिसरॉल फॉस्फेट जैसे ही इसके साथ एंकर होता है, जुड़ता है, 2 कोएंजाइम ए जो थे वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये रीयूज होते रहते हैं बार बार। अब क्या हुआ, जैसे ही ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ा, 2 कोएंजाइम में बाहर चले गए, बाकी जो बचा उसने क्या बनाया, फॉस्फोटेडिक एसिड, ठीक है। आप देखो ये वाला स्ट्रक्चर आपको कहीं देखा हुआ लग रहा होगा,
जब हमने मेम्ब्रेन की जो बनावट थी उसके बारे में बात की थी, आई थिंक सो लेक्चर 1 या 2 में, वहां पे सेम यही चीज हमने वहां पे देखी थी, फॉस्फेटिडिक एसिड होता है। ठीक है, अब देखो ये बनता कैसे है, ये स्टेप वाइज बनता है। जैसे कि पहले स्टेप में देखो क्या बोला है, 2 फैटी एसिड्स फॉर्म फैटी एसाइल को ए। 2 फैटी एसिड आए, उन्होंने क्या बनाया, फैटी एसाइल को ए बनाया। ठीक है, एक के साथ देखो ये फैटी एसाइल को ए जुड़ गया, एक के साथ एक और कोएंजाइम ए जुड़ गया। अब ये 2 फैटी एसाइल को ए जो आपके पास 2 फैटी एसिड चेन थी, ये आकर के किसके साथ जुड़ी, ग्लिसरॉल फॉस्फेट के साथ। जैसे ही ग्लिसरॉल फॉस्फेट के साथ जुड़ी, 2 जो कोएंजाइम ए थे वो बाहर निकल जाएंगे और कुछ इस तरह से लेग्स और हेड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आर एस्टेरिफाइड टू दी फोस्फोराइलेटेड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो अब ये किसके साथ एंकर हो गए, एस्टेरिफाइड हो गए फोस्फोराइलेटेड ग्लिसरॉल के साथ। जो ये बैकबोन है ना पूरी आपकी फोस्फोराइलेटेड ग्लिसरॉल के साथ, इसके साथ ये जाकर के जुड़ जाते हैं। वहां पे हमने ये देखा था कि कैसे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ दोनों लेग्स जुड़ती हैं, है ना, फॉर्मिंग फॉस्फेटिडिक एसिड। अब आपके पास अल्टीमेटली क्या बन गया, फॉस्फेटिडिक एसिड बन गया, whose 2 long हाइड्रोकार्बन चेन्स एंकर द मॉलिक्यूल टू द मेम्ब्रेन। अब इसकी ये जो 2 लंबे लंबे टांगे हैं ना, यही इसको कहाँ, मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के अंदर एंकर करने में हेल्प करेंगी। तो इस तरह से एंकरिंग है ना, इस तरह से इसकी एंकरिंग हो जाती है यहाँ इस मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ दूसरे स्टेप में कौन आता है, फॉस्फेटेज एंजाइम। ये फॉस्फेटेज एंजाइम, ये जो फॉस्फेट ग्रुप इसके ऊपर लगा है, इसको रिमूव कर देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल में। ठीक है, सेकंड स्टेप देखो क्या था, और फॉस्फेटेज कन्वर्ट फॉस्फेटिडिक एसिड इनटू डाई एसाइल ग्लिसरॉल। तो क्या बोला मैंने कि ये जो आपके पास फॉस्फेटिडिक एसिड था जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, फॉस्फेटेज एंजाइम आएगा, इस फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया डाई एसाइल ग्लिसरॉल में। अब इसके पास एक्सपोज्ड OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, फिर देखो तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये बोल रहा है अ पोलर हेड ग्रुप। ठीक है, कौन सा, एग्जाम्पल के लिए यहां पे फॉस्फोराइल कोलिन आया, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम साइटोसिन डाइफॉस्फोकोलिन। ये CDP कोलिन एक मॉलिक्यूल है ना, साइटोसिन डाइफॉस्फोकोलिन। इसके पास क्या है, ये कोलिन पड़ा हुआ है। ये क्या है, एक तरह का कोलिन ग्रुप प्लस इसके साथ फॉस्फेट होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, फॉस्फोराइल कोलिन। ऐसा कोलिन मॉलिक्यूल जिसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब ये कैसा है, ये एक पोलर हेड की तरह काम करेगा। तो ये क्या करेगा, वो जो एक्सपोज्ड OH ग्रुप था उसके पास, ये वहां पे जाकर अटैक करेगा और वहां पे जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है, टू दी एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, एक बार डायग्राम में देखते हैं क्या हुआ। हमने बोला था फॉस्फेटेज एंजाइम ने फॉस्फेट को रिमूव कर दिया था, इसके पास एक्सपोज्ड OH ग्रुप बच गया था, है ना। अब ये एक्सपोज्ड OH ग्रुप को ये CDP कोलिन आया, यहां से इनका बॉन्ड टूटेगा, ये फॉस्फेट और कोलिन जाकर के कहां जुड़ गया, इसके बिल्कुल हेड ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो जो बाकी बचा CMP मॉलिक्यूल ये बाहर निकल जाएगा और कोलिन प्लस फॉस्फेट जो है वो यहाँ पे इसके हेड ग्रुप पे जाकर के जुड़ गया। अब ये कैसा है, इसका हेड कैसा हो गया, वाटर लविंग, है ना, और जो टेल हो गई इसकी वो कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये इंटरनल वाली साइड पे बना है और जो ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन होता है ना, ये आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है सेल की, तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम है फ्लिपेज एंजाइम। वो क्या करता है, फ्लिपेज एंजाइम का काम होता है, एक जो अंदर वाली लीफलेट पे प्रेजेंट है ना, कोई भी लिपिड है ना, जैसे फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, वो आउटर लीफलेट पे होता है, तो ये क्या करेगा, इसको यहां से उठाएगा और इसको फ्लिप कर देगा, फ्लिप करके इसको कहां भेजेगा, आउटर लीफलेट वाली साइड पे। ठीक है, तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस होती है ER मेम्ब्रेन में। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या था, फ्लिपेज प्रोटीन कैटालाइज द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड फ्रॉम द साइटोसोलिक लीफलेट इन विच दे आर इनिशियली फॉर्म्ड टू द एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट। ठीक है, तो साइटोसोलिक लीफलेट से उसको कहां भेज देगा, एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट की तरफ। राइट, तो आई होप आपको ये चारों स्टेप क्लियर हुए होंगे कि कैसे कैसे क्या चीजें रहती हैं। चलो, उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कि चलो ये लिपिड्स तो हमने देख ली कि कैसे बन रहे हैं मेम्ब्रेन में, कोलेस्ट्रॉल कैसे सिंथेसिस होती है। तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है वो भी होती है एंजाइम के थ्रू, ऐसे एंजाइम्स जो कि साइटोसोल और ER मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं।
राइट। चलो, इसका ये बायोसिंथेटिक पाथवे है कि कैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनता है। चलिए, अब क्या बोल रही है, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड मेनली इन लीवर। कहां पे बनता है, लीवर में। होता क्या है, एसिटल कोएंजाइम में आया और एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में आया, ये दोनों आपस में जुड़े, क्या हुआ, HMG कोएंजाइम ए क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पे। The regulated rate controlling step in cholesterol biosynthesis is the conversion of beta hydroxy beta methyl glutaryl coenzyme A, जिसको हम HMG coenzyme A कह रहे हैं। इसका कन्वर्जन किसमें, मेवलोनेट में, बाय HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज, जो कि एक ER मेम्ब्रेन की प्रोटीन है या ER की जो मेम्ब्रेन है उसमें रहने वाला एंजाइम है। ये क्या करता है, ये इस HMG कोएंजाइम A को मेवेलोनेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब मेवेलोनेट में जब ये कन्वर्ट हो गया, आगे मेवेलोनेट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में, जिसको हम IPP भी कहते हैं। ठीक है, अब इस IPP से बहुत सारी चीजें डराइव हो जाती, जैसे कि आइसोपेंटाइल एडिनोसिन बन सकता है, और भी आइसोप्रेनॉइड्स जो हैं वो बन सकते हैं। राइट, अब क्या होता है कि दिस मेवेलोनेट इज देन कन्वर्टेड इनटू आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट विच हैज द बेसिक 5 कार्बन आइसोप्रेनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 5 कार्बन का बना होता है। अब ये जो IPP है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल एंड इनटू मैनी अदर लिपिड्स। ठीक है, कि ये कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारे अदर लिपिड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑफन थ्रू दी पॉलीआइसोप्रेनॉइड इंटरमीडिएट्स। ठीक है, कि जो इसके पॉलीआइसोप्रेनॉइड इंटरमीडिएट्स हैं उससे भी कोलेस्ट्रॉल और बाकी सारे जो लिपिड्स हैं उनको क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद जो IPP है वो किस में कन्वर्ट हुआ, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट में। अब ये जो इसका पायरोफॉस्फेट है ना, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, इससे भी बहुत सारी चीजें डराइव होती हैं, जैसे कि डोलिकॉल, हीम, यूबिक्विनोन, विटामिन A, E, K, क्लोरोफिल, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स, ये सारी की सारी इससे बनती हैं। ठीक है, अब मान लो ये सब कुछ डराइव नहीं हुआ तो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट आगे कन्वर्ट हो जाता है स्क्वालिन में, और फिर स्क्वालिन जो है वो फर्दर क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल से भी बहुत सारी चीजें डराइव होती हैं, जैसे कि विटामिन D, बाइल एसिड्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, मॉडिफाइड प्रोटीन्स, है ना, थ्रू हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग पाथवे से डराइव की जा सकती हैं। राइट, चलिए, इतना आप लोगों को क्लियर है कि कैसे जो है वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है उस एंजाइम की वजह से। देखो, एंजाइम याद रख लो और ये वाला स्टेप याद रखो। ठीक है, कि ये मेवेलोनेट में चेंज होता है, फिर मेवेलोनेट जो है वो आगे चल करके आइसोप्रेनॉइड्स बनते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, स्क्वालिन से जाकर के कोलेस्ट्रॉल बनता है, उससे बहुत सारी चीजें डराइव हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद एक डिजीज है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है इसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपेंडेंट क्लॉगिंग, जो कि आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपेंडेंट क्लॉगिंग हो जाती है ना, दैट इज एक्चुअली एथेरोस्क्लेरोसिस। It is characterized by progressive deposition of cholesterol and other lipids, cells, extracellular matrix material in the inner layer of the wall of the artery. तो जो आर्टरी की इनर वॉल होती है, इनर लेयर होती है उसकी वॉल की, उसमें कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, सेल्स, है ना, और भी एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी मटेरियल होता है वो वहां पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है, द रिजल्टिंग डिसॉर्शन ऑफ द आर्टरी वॉल कैन लीड आइदर अलोन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड क्लॉट टू दी मेजर ब्लॉकेज ऑफ दी ब्लड फ्लो। अब इतना सब कुछ जो है वो वहां पे जाकर के क्लॉग हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली फ्लो नहीं हो पाएगा, उसकी क्लॉगिंग हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, है ना। अब इसको टारगेट करने के लिए क्या किया जाता है, सक्सेसफुल एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस मेडिकेशंस यूज की जाती हैं, जिनका नाम है स्टैटिन्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। ठीक है, क्या नाम है, स्टैटिन्स। इनका वर्किंग मैकेनिज्म याद रखना है कि कैसे काम करता है। ये जो ड्रग होता है ये जाकर के बाइंड करता है HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज से।
ठीक है, अभी हमने इस एंजाइम के बारे में देखा। ये क्या करता है, ये जैसे ही स्टैटिन जाकर के इसके साथ बाइंड करेगी, ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, क्योंकि मेवलोनेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, और मेवलोनेट नहीं होगा तो आगे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा, राइट। अब होगा क्या, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, क्या होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, स्मॉल मेम्ब्रेन एनवेलप्ड पार्टिकल्स कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल esterified to the fatty acid that often are rightly are called bad cholesterol। अब देखो, जब हमने आई थिंक सो लेक्चर फर्स्ट या सेकंड में ये समझा था कि अच्छा लिपिड राफ्ट वाली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो अभी देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है। लिपिड राफ्ट में हमने क्या बोला था कि नॉर्मल जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनकी ये जो लेग्स होती है ना, ये शॉर्ट होती हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल एंकर नहीं कर पाता। तो बेसिकली वहां पे जो स्फिंगोसिन होती है ना, वो आती है। स्फिंगोसिन की ये जो लेग्स होती हैं वो होती है लंबी, और इसीलिए वहां पे आराम से कोलेस्ट्रॉल जो है वो एंकर कर जाता है। तो लिपिड राफ्ट में जो कोलेस्ट्रॉल मिलता है ना, वहां पे जो कोलेस्ट्रॉल की एस्टेरिफिकेशन है वो स्फिंगोसिन के साथ होती है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये बोल रहा है कि ये जो स्मॉल मेम्ब्रेन एनवेलप्ड पार्टिकल्स होते हैं, इसमें फैटी एसिड, नॉर्मल फैटी एसिड जो होते हैं उनके साथ कोलेस्ट्रॉल जाकर के चिपक जाता है, ठीक है। और इसी कोलेस्ट्रॉल को, इसी ये जो फैटी एसिड जो कि कोलेस्ट्रॉल के साथ एस्टेरिफाइड होते हैं, इनको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। अब बोलता है कि ये जो स्टैटिन है, जब इसने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, ये आगे कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पा रहा, यानी कि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स नहीं बना पा रहा है। अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कह रहे हैं, इसकी मात्रा ब्लड में ड्रॉप हो गई, तो जो आपके एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बन रहे थे, ठीक है, जो ब्लॉकेज बन रही थी सिंपली, अब वो नहीं बन पाएगी, ठीक है। क्या हो रहा था, जब भी ब्लॉकेज होती है ना, तो ये हमारी आर्टरी है, आर्टरी में क्या होता है, इस तरह से डिपोजिशन शुरू हो जाती है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की। अब ये जो दवाई है, ये जो स्टैटिन है, ये जो मेडिकेशन है, ये हमारी बॉडी में जो ये एंजाइम होता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, ये जाकर के इसको इनहिबिट कर देता है। ये अगर इनहिबिट हो गया तो आगे चल करके कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे। जब यही नहीं बनेंगे तो यहाँ डिपॉजिट क्या होगा, कुछ भी नहीं, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में कम हो जाएगी और ये ब्लॉकेज भी नहीं होगी। क्लियर हो गई बात कि कैसे स्टैटिन्स काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। चलिए, उसके बाद है कि कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की हमने सिंथेसिस देख ली। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला ये वाला देखो, ये एक मेम्ब्रेन है और ये दूसरी मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में अगर ट्रांसफर करना है तो कैसे किया जाएगा, वेसिकल के थ्रू, ठीक है। एक टाइप का जो ट्रांसफर है वो किसके थ्रू किया जाता है, वेसिकल के थ्रू। तो वेसिकल्स ट्रांसफर लिपिड्स बिटवीन मेम्ब्रेन्स। क्या हुआ, यहां पे लिपिड है, इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल एंकर्ड है, वेसिकल आया, इसने अपना सामान उठाया और दूसरी जिस मेम्ब्रेन तक इसको पहुंचाना है वहां तक इसको मूव करके ले जाएगा और वहां पे सामान जो है वो अनलोड कर देगा। तो ये सिंपल सा एक ट्रांसफर होता है जो कि वेसिकल के थ्रू किया जाता है। दूसरा, लिपिड ट्रांसफर इज अ consequence of direct contact between membrane that is mediated by membrane embedded proteins। अच्छा, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और कुछ तो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, है ना। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं, ये कई बार क्या करते हैं ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है, दोनों में अलग अलग प्रोटीन्स एम्बेडेड है, इसको प्रोटीन ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या किया, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई। अब इस मेम्ब्रेन पे क्या था, लिपिड था जिसके साथ कोलेस्ट्रॉल एंकर्ड था। इसने क्या किया, प्रोटीन ए को यूज किया और ए से किस प्रोटीन में चला गया, बी प्रोटीन में चला गया, और बी प्रोटीन से किस में चला गया, अब ये वाली मेम्ब्रेन में पहुंच गया। तो इस तरह से भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर है ये किसका कॉन्सिक्वेंस होता है, कैसे होता है ये, जब जो प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन एम्बेडेड प्रोटीन्स है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो उसके थ्रू भी ट्रांसफर कई बार हो जाता है, राइट। चलो, तीसरा टाइप का ट्रांसफर देखो, बाइंडिंग प्रोटीन्स के थ्रू, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि बाइंडिंग प्रोटीन्स के थ्रू कैसे ट्रांसफर होता है, ये लिपिड
जो है वो जाकर के कहाँ एंकर करता है, उनकी हाइड्रोफोबिक पॉकेट के साथ। ठीक है, तो ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये स्पेसिफिक होती हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए स्पेसिफिक होंगी, है ना, और फॉस्फोलिपिड्स के लिए स्पेसिफिक होंगी। तो जो कोलेस्ट्रॉल के लिए आएंगी वो कोलेस्ट्रॉल के साथ एंकर करेंगी, इनको उठाएंगी और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा के आएंगी। जो फॉस्फोलिपिड्स के लिए आएंगी वो फॉस्फोलिपिड को उठाएंगी और इनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा के आएंगी। तो इस तरह का जो ट्रांसफर होता है दैट इज मीडिएटेड बाय स्मॉल सॉल्युबल लिपिड ट्रांसफर प्रोटीन्स, ठीक है, जिनको हम बाइंडिंग प्रोटीन्स कह देते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफर जो है वो देखा जाता है। तो हमने सिंथेसिस देख लिया, ट्रांसफर देख लिया, और भी जो छोटे मोटे फैक्टर्स थे वो हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है। तो आज का लेक्चर दोस्तों इतना ही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ रही है, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो लोग नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। और जो लोग नए हैं उनको एक और चीज़ मैं बता दूं, तो बायोकेशन एकेडमी जो है वो आप लोगों के लिए एक परमानेंट बैच लॉन्च कर चुकी है, ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाते हैं, ताकि जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं क्लासेस में उसको आप सॉल्व भी कर पा रहे हैं या नहीं। यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है, जैसे जैसे आपकी यूनिट्स कवर अप होती जाएंगी उसकी आपके यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो करवाना शुरू करवा दी जाएगी। फिर आपको स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं जिनमें आपको लाइव असेसमेंट किया जाता है ना, लाइव आपको असेस किया जाएगा, और आपको उसी टाइम पे ये भी बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे टारगेट करना था और किस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैसे रहेगा, क्या आएगा। अच्छा, जिन लोगों को तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उनके लिए तो सब ठीक है कि भाई हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनको क्या है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं बन पा रही है ना, शेड्यूल डिजाइनिंग नहीं हो पा रही है, तो उसमें भी हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। प्लस यहाँ पे इस बैच का एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपको डेली टास्क मैनेजर मिलता है ना, जिसमें आपको डेली टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं कि ये चीजें जो हैं वो आपको परफॉर्म करनी है। इससे होता क्या है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, एक दिन में आप बहुत सारी चीजें कर पाते हो, और लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो आपको इस बैच के थ्रू मिलता है। बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप और भी जानकारी इसके बारे में, इस बैच के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरा जो है वो गाइडेंस दे देगी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और अपनी जो मोटिवेशन है उसको मरने मत दीजिए। थैंक यू।